कॉर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं MTE06। MT06 हम आज नया जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा MT06, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, सेट्स एंड फंक्शंस। इसका मतलब इसमें हम सेट्स के बारे में समझेंगे और फंक्शंस के ऊपर वो रूल्स अप्लाई करेंगे। तो सेट्स के बारे में आपने लोअर क्लासेस में +1 में तो पढ़ा होगा। सेट्स, उसमें भी एक टॉपिक था, चैप्टर था, सेट, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट, कंपोजिट ऑफ सेट्स और एम्प्टी सेट, ये सब आपने पढ़े होंगे। उन्हीं के बेसिस में मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रही हूँ। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आऊँगी ताकि आपका जो टाइम है वो भी सेव हो सके, और लेकिन उसके साथ साथ मैं समझाती जाऊँगी। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करा कीजिए। और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सेट्स और फंक्शंस के रिलेटेड हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी, आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, n मतलब कि नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अगर ये आ गया क्वेश्चन तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं और नेचुरल में नहीं। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं उनमें से नेचुरल नंबर्स उसी में कंटेन्ड होते हैं। तो वही होती है सबसेट की डेफिनेशन, कि अगर सपोज कीजिए ए और बी एलिमेंट्स हैं, ए बी एलिमेंट्स, और जो सी सेट है उसमें भी ए बी एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी आर द सबसेट ऑफ सी। जो एलिमेंट इसमें, ये जो एलिमेंट्स हैं अगर वो इसी सेट में भी प्रेजेंट है, उसके अलावा भी और है लेकिन ये एलिमेंट भी हैं, तो ये सेट बन जाएगा, वो बन जाएगा, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सी सेट। वैसे ही इसमें है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर नंबर्स में भी कंटेन्ड होते हैं। इसका मतलब ये सही लिखा है कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं, जीरो तो नहीं होता है। तो नेचुरल में जीरो कहाँ से आ गया? इसका मतलब जो ये एक स्टेटमेंट लिखी है कि इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, एक सेट है जिसमें 0 एलिमेंट है, एम्प्टी सेट है। एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 0, इट इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। अब उन्होंने बोला है कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें एक 0 भी एलिमेंट होना चाहिए। ये 0 तभी इसका सबसेट कहलाएगा अगर ये 0 इस सेट में भी है। क्या आपको इस सेट में कोई 0 एलिमेंट दिख रहा है? नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट ही नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट है 2 4 6, लिखा हुआ है इट इज अ सबसेट ऑफ 2 4 8। अब ये बताएं क्या ये इसका सबसेट है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। 2 इस सेट में है, 4 बिल्कुल है, 6 इस सेट में तो 6 है ही नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आए 2 4 6 is not a subset of 2 4 8, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेट ए बी सी बी सबसेट्स ऑफ अ सेट एस। एक सेट है बड़ा एस जिसमें छोटे छोटे सेट्स हैं, वो कौन से? ए सेट, बी सेट, सी सेट। तो इसका मतलब ए बी सी क्या हुए? दीज आर द सबसेट ऑफ दिस एस सेट, सच दैट जो ए सेट है वो सी का भी सबसेट है
उसके साथ साथ जो बी सेट है वो सी का भी सबसेट है, देन शो दैट फर्स्ट ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ सी। क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा सा सेट है एस, उसमें सबसेट्स हैं ए बी सी। इसका मतलब जो इन तीनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं, ये हमें बताया गया है। उसके साथ ये भी बताया गया है कि इन तीनों सेट में से जो सी सेट है उसके एलिमेंट्स ए सेट वाले ही हैं, वो भी हैं। तो A इज अ सबसेट ऑफ C, उसके साथ साथ B भी सबसेट है C का। अगर ये दोनों ही C के सबसेट है तो इसका मतलब इन दोनों का यूनियन भी सबसेट होगा C का। मतलब सपोज कीजिए इसमें X एलिमेंट्स हैं, इसमें Y एलिमेंट्स हैं, दीज आर द सबसेट ऑफ C। इसमें X एलिमेंट्स भी होंगे, इसमें Y भी होंगे, Z भी होंगे, T भी, कितने सारे होंगे। लेकिन अगर इन दोनों का यूनियन भी करेंगे, यूनियन क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, अगर सपोज कीजिए हमारे पास एक 1 2 3 है और उसका यूनियन करना है विद 2 4 5 6, तो यूनियन क्या होता है, सारे के सारे सेट लिख दे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स एक सेट बना देते हैं यूनियन में। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को एक जोड़ कर देना, इकट्ठा कर देना। तो यूनियन जो है इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एक्स एलिमेंट है, इसमें जो वाई एलिमेंट है, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, एक्स वाई। तो एक्स वाई सी में है, हमें ये पता है, लेकिन हमें इसे प्रूफ कैसे करना है, सपोज करके लेट एक्स बिलोंग्स टू, कोई एक्स एलिमेंट है जो इस यूनियन से बिलोंग करता है। ए यूनियन बी में जो एक एलिमेंट है वो एलिमेंट एक्स भी है, हमने ये लेट कर लिया। अब यूनियन का एक क्या होता है ऑपरेशन, यूनियन का मतलब होता है और A और X बिलोंग्स टू B। इंटरसेक्शन में होता है एंड और यूनियन में होता है और, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। तो A यूनियन B को क्या लिखा, X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, यूनियन की जगह यहाँ पे और लिख दिया। अब उसके बाद दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, अब X जो है X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू B, या फिर हम बोले कि X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A। मतलब ये यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने A यूनियन B को क्या लिख दिया, B यूनियन A, ऐसे लिखा है जस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये हमें गिवन है कि B इज अ सबसेट ऑफ C और A इज अ सबसेट ऑफ C। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों ही एलिमेंट्स इन दोनों सेट को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का यूनियन भी इनके सबसेट्स को बिलोंग करता है। ये हमें प्रूव करना था, हमने यूनियन को स्टार्ट करके C से हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे, B इज अ सबसेट ऑफ C और A इज अ सबसेट ऑफ C, तो इन दोनों का यूनियन कर दीजिए, B यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ C। इसका मतलब क्या है, B यूनियन A इज इक्वल टू A यूनियन B, A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ C। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हमें ये प्रूव करना है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये वाली चीज अब हमें प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, वही चीज लेफ्ट हैंड साइड ले आए, लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब इसे ओपन कर दें, यूनियन है तो हम क्या लिखेंगे, और X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अब इसका मतलब क्या हुआ कि X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू A। क्या मतलब है इसका कि अगर 1A सेट में है, 1B सेट में भी है, तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये वाला 1B सेट में है, ये वाला 1A सेट में है, कोई डिफरेंस नहीं है, लिख सकते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, जो एक्स ए को बिलोंग करता है वो ही एक्स बी को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तब इस और को यूनियन में कन्वर्ट कर दें, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। अब हमने क्या बोला था, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हमने निकाला क्या, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। थर्ड क्वेश्चन, A इज इक्वल्स टू A यूनियन फाई। फाई मतलब इसमें कोई सेट नहीं है, तो A का मतलब क्या है कि A और यूनियन फाई, मतलब कि A
कि जो एलिमेंट होंगे ए सेट के एलिमेंट और फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यूनियन है वही, हम वही चीज करेंगे। लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। अब इसको क्या कर दें, और कर दें, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू फाई का मतलब क्या है, कोई इसमें फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए। तो अब हमने क्या करा, स्टार्ट हमने ए यूनियन फाई से करा था, प्रूफ हमने कर दिया ए। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू ए यूनियन फाई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 नंबर में अक्सर आ जाते हैं, इसीलिए इनका ध्यान रखें। उसके बाद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट, अब दो सेट की बजाय 3 सेट आ गए। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ब्रैकेट्स कोई भी साइड ले लें, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूं, उसमें भी यही करें, सेम स्टार्टिंग सेम वैसे ही करनी है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये पूरा लिखें, यूनियन सी। अब इससे क्या करोगे आप, इसका और बनाएं। कैसे, पहले इसका और बनाएं। अब इसका मतलब क्या, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी। अब क्या करें, अब इसका यूनियन है, इसका मतलब भी और होता है, इसे भी खोल दें। x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और अगला ये एज इट इज लिख दें। अब आप ध्यान रखें कि जो शो करना है वो ये चीज है, इस चीज को हमें प्रूव करना है। प्रूव कैसे, ऐसे करना है कि जो बी और सी है उसे इकट्ठा करना है, बी और सी को हमें ब्रैकेट में करना है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजों को हमें ब्रैकेट में करना है। ब्रैकेट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यूनियन कॉमन कर दीजिए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। ठीक है, अब प्रूव हो गया, बस इसी स्टेप से प्रूव हो गया। इसका मतलब x इसमें भी है, x इसमें भी है, इसका मतलब x a यूनियन बी यूनियन सी। बिल्कुल इजी। सिर्फ क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका और बनाना है, फिर इसका और बनाना है। उसके बाद आपको प्रूव करने के लिए जो ब्रैकेट है वो a यूनिट b से स्टार्ट करके b और c के बीच में लानी है। तो b और c के बीच में लाने के लिए इसमें और का यूनियन बना दीजिए, उसके बाद एंड में दूसरा यूनियन बना दीजिए, बस ब्रैकेट बन जाएगी। हमने ये प्रूव कर दिया। हम एंड में लिख सकते हैं देयरफॉर a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। चीज सेम थी लेकिन ब्रैकेट का डिफरेंस था। उसके बाद 4th क्वेश्चन, शो दैट a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो a यूनियन b यूनियन c है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चीज जो बनाएंगे वो क्या है, b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ b। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों तरफ a यूनियन लगा दिया जाए, दोनों तरफ लगा दें a यूनियन, ये एज इट इज, यहाँ पे लगा दिए a यूनियन, तो इन दोनों पे क्या लगाया, a यूनियन। इससे क्या हुआ, इससे अब क्या है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। अब अगर a यूनियन b के साथ है तो a यूनियन c के साथ भी होगा। ये जो चीज a यूनियन b के साथ है वो a यूनियन c के साथ भी होगी, यही लेफ्ट वाली। इसका मतलब ये दोनों ये जो ऑपरेशन है, इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a यूनियन c। अब हमें क्या करना है, अब जो एक ही सेम ही चीज किसी और चीज का सबसेट है, यही चीज किसी और चीज का सबसेट है, तो एक ही चीज दो चीजों का सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, ये चीज है। अब कॉमन की बात करिए तो कॉमन में क्या आता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉमन चीज है, कॉमन जो सबसेट है, तो वो इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन का रिजल्ट है। इसका मतलब a यूनियन b इंटरसेक्शन c
इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये मैंने कैसे लिखा, सेम यही चीज मैंने दोबारा उतारी, उसके बाद सबसेट ऑफ दिस सेट इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन था, ए यूनियन सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब इस पूरे सेट के इंटरसेक्शन को जो एक्स एलिमेंट है वो बिलोंग करता है। अब हम क्या करेंगे, अब जो एक्स जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता, तो इंटरसेक्शन को हम क्या लिखते हैं, एंड। तो बाकी सारी चीज ओपन कर दें, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। अब क्या करोगे, अब इन यूनियंस को भी ओपन कर दीजिए, यहां क्या आ जाएगा, और एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी। अब x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए ये कॉमन है, x बिलोंग्स टू ए एक बार लिखा, और x बिलोंग्स टू, अब b और c में क्या है, देखिए a और a में क्या था, a के बाद एंड फिर a इंटरसेक्शन a का आंसर a ही होता है। मतलब यहाँ एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट्स हैं, अगला ही सेम सेट है 1 2 एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे वो भी तो कॉमन ही चीज आएगी ना, तो a ही आया ना, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन a भी a ही आएगा, और उसके बाद और। अब b और c में क्या है, एंड, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ठीक है, उसके बाद ये और है, इस और को अब क्या किस में कन्वर्ट कर दें, यूनियन में। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c। यही तो हमें ये प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड से लिया, राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। उसके बाद ये हो गए सारे खत्म, सबसेट सेट जो भी थे। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि एक सेट है इफ a इज इक्वल्स टू, जिसमें एलिमेंट है 2, 5, ऐसे ही b सेट है जिसमें एलिमेंट है 2, 3। फाइंड a क्रॉस b, b क्रॉस a क्रॉस a। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट को, क्रॉस को। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पूछा गया a क्रॉस b। a क्रॉस b का मतलब क्या है, इन दोनों के a एलिमेंट और b के एलिमेंट जो है उन दोनों का क्रॉस। क्रॉस कैसे करते हैं, क्या करना है आपको, अब 2 a सेट का पहला एलिमेंट ले लीजिए, a सेट के एलिमेंट का रिलेशन b सेट के सारे एलिमेंट के साथ दिखाना है। a सेट का पहला एलिमेंट 2 है, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ, इसी 2 का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ, खत्म सारे एलिमेंट। अब ए सेट का दूसरा एलिमेंट वो क्या है, 5 का रिलेशन 2 के साथ, इसी 5 का रिलेशन 3 के साथ। ये कैसे करा, इस एलिमेंट का दोनों के साथ रिलेशन दिखाना है, इस एलिमेंट का भी दोनों के साथ रिलेशन दिखाना है, जितने सेट बने वो बनाओ। अब कितने सेट थे, 1 2 सेट थे, दोनों में एलिमेंट्स कितने थे, 2 2 4, तो इसके टोटल 4 सेट बनने चाहिए। आपको जब आप सेट बनाओगे उसे आप चेक भी कर सकते हो कि कहीं कोई सेट छूट तो नहीं गया है, तो वो चेक करने के लिए क्या करोगे, 2 पावर n, तो n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कितने हैं 2 पावर 2 इज 4, इसका मतलब 4 सेट बनने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास b क्रॉस a, कोई फर्क नहीं है, बट इस केस में क्या है, पहले आप b एलिमेंट लिखें फिर a एलिमेंट लिखें। मैंने दोबारा इसलिए लिखा है कि ताकि b पहले लिख दूं और a बाद में। b क्रॉस a का मतलब b का पहला एलिमेंट a के साथ, सारे a के साथ रिलेशन 2, 5। अब 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, 3, 2, 3, 5 बन गए 4।
2 का रिलेशन इन दोनों के साथ, 3 का रिलेशन इन दोनों के साथ। उसके बाद क्या था, A क्रॉस A, मतलब 2,5 2,5 इन दोनों के साथ आपने रिलेशन दिखाना है। वो कैसे दिखाओगे, 2 का रिलेशन 2 के साथ, इसी 2 का रिलेशन फिर 5 के साथ। अब ये खत्म, अब 5 बचा, 5 का रिलेशन 2 के साथ और 5 का रिलेशन 5 के साथ। हो गया कंप्लीट। दिस इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक और क्वेश्चन, इसका बिल्कुल उल्टा है। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 7,2 7,3 7,4 2,2 2,3 2,4। अब क्वेश्चन क्या है, ए फाइंड कीजिए, बी फाइंड कीजिए। अब ये तो उल्टा क्वेश्चन आ गया। अब इनमें से ये किन सेट से मिलके बना है, किन दो सेट्स के एलिमेंट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट है, वो हमें पता करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा कि ए सबसे पहले है और बी बाद में लिखा हुआ है। ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है, जो पहले पहले वाले एलिमेंट हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सारे कौन से हैं, ए एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। जो बी में है वो सेकंड वाले जो हैं वो बी को बिलोंग करते हैं। देखते हैं ए कैसे फाइंड करें। देखिए इस कोऑर्डिनेट्स में पहला एलिमेंट क्या है, 7। इसका मतलब एक एलिमेंट तो इसका 7 हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो पहले होता है उसके एलिमेंट पहले लिखते हैं ना। तो बी पहले था तो इसमें भी हमने बी पहले लिखा है। ऐसे ही इसमें होगा कि इसमें रिजल्ट में ए के एलिमेंट्स पहले लिखे गए होंगे, बी के एलिमेंट्स बाद में लिखे गए होंगे। तो एलिमेंट्स ए जो है उसमें एक तो 7 हो गया, 7 7 2 2 2, मतलब एक तो 7 था एक 2 है। रिपीटेड नहीं लिखना है, रिपीटिंग नहीं लिखना है, 7 3 बार 7 नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ऐसे ही 2, तो इसका मतलब और कोई एलिमेंट नहीं है। उसके बाद आ गया बी। बी में क्या है, अब बी में क्या देखना है, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड एलिमेंट 2 3 4 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। बस ये आंसर हो गया, ए एलिमेंट और बी एलिमेंट। जो पहले लिखा गया होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स एलिमेंट होंगे और बी जो बाद में लिखा गया उसके बाद वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता तो ये एलिमेंट बी के होते, ये एलिमेंट ए के होते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 कंडीशंस हैं। रिलेशन का मतलब अगर हमने लिखा हुआ है 2,4, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका रिलेशन इसके साथ है, किसी ना किसी तरीके से ही इसके साथ रिलेट करता है। कैसे, अगर मैं बोलूँ 2 × 2, अगर इसका डबल कर दूं तो ये 4 आ जाएगा। तो जो डबल है इट इज अ रिलेशन, डबल इज अ रिलेशन विच इज रिटन बाय आर। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अब इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। कैसे, अ रिलेशन आर, जो आर रिलेशन है डिफाइंड ऑन सेट एस is said to be equivalent relation if it is, first condition क्या है, if it is reflexive। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना। जो चीज हम मिरर में देख रहे हैं, अगर हम मिरर में अपना फेस देख रहे हैं तो हमें फेस ही दिख रहा है। अगर मिरर में अपना हैंड देख रहे हैं तो हमें जो बदले में रिफ्लेक्ट जो इमेज पड़ता है वो हमें हैंड ही दिखता है, मतलब कि सेम ही चीज दिखती है। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इफ ए रिलेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। अगर उस सेट के साथ एक एलिमेंट है, उस सेट में एक एलिमेंट ए है,
तो ए का रिलेशन ए के साथ भी होगा, इसका रिलेशन खुद के साथ होगा। 2 का रिलेशन 2 के साथ भी होगा, 4 का रिलेशन 4 के साथ भी होगा। 2 का रिलेशन 2 के साथ कैसे है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 4 का रिलेशन 4 के साथ कैसे है, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही ए का रिलेशन ए के साथ भी होगा। आगे हो गया सिमेट्रिक। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये सेट जो रिलेशन हमें दिया गया होगा, जो सेट के एलिमेंट दिए गए होंगे वो सिमेट्रिक होने चाहिए। सिमेट्रिक कैसे होंगे, जैसे कि एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, जो इस तरफ लाइन है वो बिल्कुल वैसे ही इस तरफ होनी चाहिए। मतलब अगर A बिलोंग्स टू B, इसका मतलब क्या है, दूसरी तरफ हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे B, यहाँ पे A। अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इफ A रिलेट्स टू B, इसका मतलब B का रिलेशन A के साथ भी होगा। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S। A relate B, therefore this implies that B का रिलेशन A के साथ भी है। A का रिलेशन अगर B के साथ है तो B का रिलेशन अगर A के साथ भी है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। थर्ड आ जाती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में 3 चीजें होंगी, T फॉर ट्रांजिटिव, T फॉर 3। तो 3 चीजें, मतलब कि यहाँ पे A B के साथ तीसरा जो एलिमेंट है वो C और ले लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, अगर A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन तीसरे एलिमेंट C के साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन C के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A का रिलेशन ऑटोमेटिकली C के साथ भी होगा। A का रिलेशन B के साथ और B का रिलेशन C के साथ, इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन भी आपस में होगा। This is condition known as transitive condition for all ABC belongs to S। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बोलेंगे अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, A बिलोंग्स टू A का रिलेशन A के साथ। सिमेट्रिक कब होगा, अगर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन A के साथ भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव कैसे होगा, अगर A का रिलेशन B के साथ है एंड उसके साथ साथ B का रिलेशन C के साथ भी है, उसके बाद A का रिलेशन C के साथ भी होना चाहिए। अब चेक करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 2 एलिमेंट्स हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 1 2 बिलोंग्स टू R। ये जो एलिमेंट्स है बिलोंग करते हैं R को, तो इसका मतलब 2 और 1 भी बिलोंग करने चाहिए R को। अगर कोई हमें सेट दिया गया है, उसमें उस पूरे सेट में 1, 2 है, उसी सेट में 2, 1 भी है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सिमेट्रिक हैं। A का रिलेशन 2 के साथ तो 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करोगे, इफ A इज इक्वल्स टू 1 हो, B इज इक्वल्स टू 2 है, लेकिन उसके लिए एक तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। इस केस में तो तीसरा एलिमेंट नहीं है, 1, 2, 2, 1, तीसरा एलिमेंट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, अगर आप क्वेश्चंस करोगे अप्लाई तो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये आपको वो कंडीशन कभी नहीं आती है, लिखने के लिए कभी नहीं आती, इसके बेसिस पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स तभी आएंगे अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो न्यूमेरिकल है इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट न्यूमेरिकल, F इज अ रिलेशन ऑन सेट R। एक सेट है R, उसमें रिलेशन है F। किसका सेट है, रियल नंबर्स का, डिफाइंड बाय X का जो रिलेशन है वो Y के साथ है। वो तभी होगा इफ एंड ओनली इफ X माइनस Y इज एन इंटीजर। तो ये अगर हमें डिफाइन किया गया है कि X का रिलेशन Y के साथ तभी होगा इफ एंड ओनली इफ X माइनस Y इज एन इंटीजर, ये हमें कंडीशन दी गई है, ये गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट F इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमें प्रूव करना है।
जहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, मैं आपको बता दूं कि आपको इस टॉपिक में से इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव नहीं पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको तीनों कंडीशंस प्रूव करनी होंगी। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हमें जो कंडीशन प्रूव करनी है वो है रिफ्लेक्सिव। लिखते कैसे हैं प्रूव करने के लिए? कोई एलिमेंट x है, क्योंकि लेट भी नहीं करना है, x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब अगर उसे देन x माइनस x, अगर a माइनस, ये हमने क्यों लगाया? हमारे पास क्या था? a का रिलेशन a के साथ, दिस इज द रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या है? माइनस का। तो सेम माइनस सेम, x माइनस x, अगर वो जीरो आ गया, क्या जीरो इंटीजर है? यस, एंड जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू x, x का रिलेशन x के साथ है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। उसके बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। कैसे? लेट x एंड y बिलोंग्स टू R और x का रिलेशन y के साथ है, तो x माइनस वाई तो हमें गिवन है कि बिलोंग करता है इंटीजर को। क्या y माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा इंटीजर को? x माइनस वाई क्या होगा? इसे हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? माइनस कॉमन करके। अब y माइनस एक्स बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, क्या x माइनस वाई भी बिलोंग करेगा उस रिलेशन को? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर उस रिलेशन का नेगेटिव भी ले लें तो वो भी उस इंटीजर में इंक्लूड होगा। इसका मतलब y का रिलेशन x के साथ है। लेकर चले थे x और y, दो एलिमेंट चूज करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें हमें दो एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा। तो ये भी हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन तो है, x का रिलेशन y के साथ है। प्रूव क्या करना है? कि y का रिलेशन x के साथ है, ये हमें प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करना है? ताकि हम y की जगह x की जगह y लगा सकें। वही हमने यहाँ पे किया है, x माइनस वाई को x की जगह y की जगह x लेके आना है। लेकिन कैसे लेके आना है? इस कंडीशन को यूज करके। इस फॉर्म में कैसे लाएंगे? अगर नेगेटिव हम कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालने के बाद अगर जो भी ये टर्म है उसमें अगर नेगेटिव लगा, इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव में होगी। नेगेटिव में होगी तो नेगेटिव टर्म्स तो होती हैं इंटीजर में, इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब आ गया ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करें? इसके लिए तो हमें तीन चीजें लेनी पड़ेंगी। कैसे? इसमें x y z तीनों लेने पड़ेंगे। अब वही लेट x y बिलोंग्स टू R, x का रिलेशन y के साथ है, हम बोल रहे हैं। एक और एलिमेंट ले लेते हैं x y z बिलोंग्स टू R। इसमें हमें लेना होता है, लिया होता है, पहले से हमें ये माना होता है हमने कि x का रिलेशन y के साथ है एंड y का रिलेशन z के साथ है। तो प्रूव क्या करना है? x का रिलेशन z के साथ, ये हमें प्रूव करना है। कंडीशन हमारे पास क्या है? x माइनस वाई, इसे ही हमें यूज करना होगा। ये कंडीशन सबसे पहले इस पे लगाएं, x माइनस वाई एंड मतलब कि प्लस y z का मतलब सॉरी यहाँ पे f है, y और z का मतलब क्या है? y माइनस z। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? x माइनस z, ताकि x का रिलेशन z के साथ आ सके। इसे सॉल्व करें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस z, ये कैंसिल आउट हो गई, x माइनस z हमारे पास आ गया। तो अगर x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन z के साथ प्रूफ हो गया है। तो इसमें आप लिखेंगे कि गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव करने के लिए एक ही एलिमेंट हमें लेट करना पड़ता है, वो कोई भी ले ले। मैंने x ले लिया, x का रिलेशन x के साथ कैसे करोगे? x माइनस एक्स करके, वो जीरो आया, इसका जीरो बिलोंग करता है इंटीजर को, यस। सिमेट्री के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए, x एंड y। ये हम बोल रहे हैं कि x का रिलेशन y के साथ है, प्रूव करना है y का रिलेशन x के साथ, ये कंडीशन को यूज करके। बस आपको कंडीशन यूज करनी आनी चाहिए। ट्रांजिटिव में हमें तीन एलिमेंट चाहिए थे, वही हमने कंडीशन लगाई, प्रूव हमने क्या करना था? x का रिलेशन z के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट रिलेशन R is an equivalence relation
इन सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 गिवन बाय, ये तो सेट के एलिमेंट्स दिए गए हैं लेकिन कंडीशन नहीं दी गई। कंडीशन इज गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, दो एलिमेंट्स सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये है हमारे पास कंडीशन। एलिमेंट्स यूज करने हैं सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5, यही एलिमेंट्स यूज करने हैं। इसी एलिमेंट्स को यूज करके अप्लाई कीजिए इस कंडीशन पर, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कीजिए, सिमेट्रिक भी प्रूव कीजिए और ट्रांजिटिव भी प्रूव कीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंडीशन लिख लीजिए जो हमें गिवन है। आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का जो मॉड होगा इज एन इवन, वो इवन नंबर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करना होगा? हमें इसमें लेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही गिवन है ए कॉमा बी, तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? सेम इंटू सेम, मतलब कि अप्लाई करनी है एक कंडीशन लेकिन एलिमेंट एक ही लेना है, ए का रिलेशन ए के साथ शो करना है। तो कंडीशन इस पे लगा दीजिए, ए माइनस ए का जो मॉड है सॉल्व कीजिए, 0 का मॉड इज इक्वल्स टू 0। तो जो 0 है क्या ये इवन होता है? यस, 0 इज ऑलवेज एन इवन। तो इसका मतलब क्या है? 0 बिलोंग्स टू इवन। इसका मतलब ए का रिलेशन ए के साथ है, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो क्या बोलेंगे? गिवन आर इज रिफ्लेक्सिव, ये हमें लिखना है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है? ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है। तो लेके चलिए ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये कैसे? जो बी माइनस ए होता है इसमें अगर हम इसका माइनस कॉमन निकालें, मतलब कि ए माइनस बी को बी माइनस ए कैसे लिखेंगे ये हमें प्रूव करना है। तो ए माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस कॉमन निकाल के बी माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करें, जो b माइनस ए होगा उसे सॉल्व करने के बाद जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन के सपोज कीजिए b माइनस ए हमारे पास आता है 4, लेकिन बाहर है नेगेटिव, उसके बाहर है मॉड। तो माइनस में जो भी टर्म होती है, मॉड में जितनी भी माइनस टर्म्स होती हैं वो सारी की सारी बाहर आके प्लस हो जाती हैं। मतलब कि मॉड में सारी की सारी टर्म जो भी चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बाहर निकल के वो सारी की सारी इवन मतलब कि पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब इसका जो माइनस साइन होगा मॉड सॉल्व करने के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब बी माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब अगर a माइनस बी इवन नंबर है तो b माइनस ए भी इवन हो गया। इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ये कैसे प्रूव करें? अब इसमें 3 एलिमेंट चाहिए। 3 एलिमेंट के लिए लिख लेते हैं लेट c बिलोंग्स टू इवन। a भी तो है ही, c बिलोंग्स टू r, वो भी इसी रिलेशन को बिलोंग करता है। अब हम लिखेंगे इफ a माइनस बी मॉड इज इवन, देन अगर इसका मॉड सॉल्व करेंगे a माइनस बी विदाउट एनी मोड, वो भी इवन होगा। ऐसे ही अगर b माइनस सी इवन है, ये हम लेके चल रहे हैं, तो b माइनस सी विदाउट मोड वो भी इवन होगा। अब अगर ये इवन है ये भी इवन है तो इन दोनों का सम भी इवन होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। सपोज कीजिए 2 प्लस 3 दोनों 2 प्लस 4 दोनों इवन ले रहे हैं, उनका सम क्या होगा? 6, दिस इज ऑल्सो एन इवन। 8 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 20, तो ये भी इवन है। इसका मतलब सम ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। अगर ये भी कोई इवन नंबर है, इसे सॉल्व करने के बाद भी कोई इवन नंबर आता है तो इन दोनों का सम भी इवन होगा। सम है तो सम लगा दीजिए, a माइनस बी सम b माइनस सी। अब इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, a माइनस सी। अब ये भी क्या होगा? इवन।
ये हमने प्रूव कर दिया, यही हम लिखेंगे। अब इस पे लाइन लिखिए कि अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ये और हमने साथ में लिया था b माइनस सी बिलोंग्स टू आर, देन हमने प्रूव क्या करा है a माइनस सी बिलोंग्स टू आर। आर क्या था? इवन। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जिसे हम स्मॉल f के साथ डिनोट करते हैं, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर हो, कोई ऐसा सेट A है, टू नॉन एम्प्टी सेट B है, इज अ रूल। f फंक्शन इज अ रूल। किस किस के साथ रूल है? A सेट से लेकर B सेट के पास एक रूल बना हुआ है जिसमें इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ A एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B। मतलब एक सेट A है, एक सेट B है, इसमें भी एक कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, इसमें भी कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा उसमें जो आप फंक्शन की बात कर रहे हो, फंक्शन इज अ रूल। कैसा रूल? कि जो एलिमेंट A है, A में सपोज कीजिए एक एलिमेंट 2 है, वो एलिमेंट B का भी हिस्सा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे द फंक्शन फ्रॉम A टू B इज अ पर्टिकुलर फंक्शन। द रूल फ्रॉम A टू B इज अ पर्टिकुलर फंक्शन, तभी बोल सकते हैं। इफ सपोज कीजिए कौन सा एलिमेंट, सपोज कीजिए कोई A एलिमेंट है, वो A को बिलोंग करता है, ऐसे ही कोई B एलिमेंट है, वो B सेट को बिलोंग करता है, तो f ऑफ A इज इक्वल टू B होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें A और B, अब क्या है? A क्या है? जो सेट है, बड़ा सेट A, उसे बोलते हैं डोमेन। जो जिसका रिजल्ट जिस सेट में देखना चाहिए वो B है, उसे बोलते हैं रेंज। अगर A सेट का एलिमेंट हम B में ढूंढ रहे हैं, जिसका ढूंढ रहे हैं वो है डोमेन सेट, डोमेन, और जिस में ढूंढ रहे हैं वो है रेंज। ओके, अब कुछ पॉइंट्स जो हैं, फर्स्ट इज ईच एलिमेंट ऑफ A एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट्स ऑफ B। ये ऑप्शन है, मतलब कि ये हमारे पास ऑप्शंस बची हुई हैं कि एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि हर एक एलिमेंट में से जो सेट A में कोई एलिमेंट है वो B सेट के कुछ एलिमेंट्स का हिस्सा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने एलिमेंट A के हैं वो सारे के सारे B में होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो एलिमेंट A में, जो सेट A में एलिमेंट है वो B में हो, लेकिन उसके अलावा कोई और भी हो, और एलिमेंट्स भी हो, वो सेट A में नहीं है, लेकिन A एलिमेंट का A सेट का एक एलिमेंट B में है। दूसरा क्या हो सकता है? ईच एलिमेंट ऑफ A ओनली वन एलिमेंट ऑफ B। जितने A के एलिमेंट है वही के वही सारे B में है, उसके अलावा कोई नहीं। टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ B could be associated with some element of B। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो A में हैं वो B के कुछ एलिमेंट्स का हिस्सा होने चाहिए। 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, सपोज कीजिए एक हमारे पास सेट है A, दूसरा हमारे पास सेट है B। इसमें सपोज कीजिए नंबर है 1 2 3 ओनली। इसमें नंबर है 1 से लेकर 10 तक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर f1 का जो रिलेशन 1 के साथ है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 किस कंडीशन पे? अगर हमें कंडीशन हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x की बजाय इसका फर्स्ट एलिमेंट हो, x का जो A सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है?
1, इसका मतलब x की जगह क्या है 1, तो 1 का आंसर क्या है 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। क्या वो बी में है? यस, बी में है। नेक्स्ट एलिमेंट ले लीजिए ए का 2, कंडीशन क्या है 2 का स्क्वायर 4। क्या ये जो आंसर है इमेज है 4, क्या इस सेट में है? यस 4 है, तो ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है 3 में कंडीशन है 3 स्क्वायर 9, क्या वो 9 इस सेट में है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये सारे क्या हो गए 1 4 9, ये सारे क्या हैं रेंज वैल्यूज हैं, ये सभी वैल्यू को बोलेंगे रेंज। नेक्स्ट आ जाता है मैपिंग, रिलेशन में ही है मैपिंग। मैपिंग कैसे चेक करते हैं? जैसे कि क्वेश्चन हो फाइंड आउट मैपिंग फ्रॉम ए सेट टू बी, तो इसका मतलब डोमेन ए रेंज बी। ए में हमें एलिमेंट दिए गए हैं 3 4 5, बी में एलिमेंट हैं 6 7 8 9, और उनका रिलेशन जो है उनमें एलिमेंट्स हैं 3 6 4 7 5 8, ये इनका रिलेशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए एलिमेंट ले लें, यहाँ पे बी एलिमेंट ले लें, ए बी, इनमें एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 5, बी में क्या है 6 7 8, 6 7 8, तो 3 का रिलेशन 6 के साथ क्या है 3 + 3 इज 6, 4 का रिलेशन 7 के साथ क्या है 4 + 3 इज 7, 5 का रिलेशन 8 के साथ क्या है 5 + 3 इज 7, तो 5 + 3 इज 8, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सेम रिलेशन है, सम का रिलेशन सेम है, तो इसका मतलब R इज अ मैपिंग फ्रॉम A to B। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लेट A 1 2 3 B 7, 11, रिलेशन 1, 7 1, 11 2, 11 3, 11। अब ये रिलेशन है, तो देखते हैं क्या ए सेट, ये है रिलेशन 1 2 3, ये फर्स्ट है 1 2 3, और राइट साइड में क्या है रेंज में 7 11 11 11, मतलब 7 और 11, तो 1 का रिलेशन 7 के साथ क्या है 1 + 6 7 होगा, कुछ ऐसा ही होगा। 1 का रिलेशन 11 के साथ भी दिया गया है, 2 का रिलेशन भी 11 के साथ दिया गया है, 3 का रिलेशन भी 11 के साथ दिया गया है, ऐसा नहीं हो सकता, तो मैपिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ डिस्टिंक्ट इमेज है, 4 का डिस्टिंक्ट इमेज 7 है, 5 का डिस्टिंक्ट इमेज 8 है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है इसका डिस्टिंक्ट इमेज 7 नहीं है, 1 का इमेज 7 भी है, 1 का इमेज 11 भी है, 2 का इमेज क्या है यहाँ पे 11, 3 का इमेज 11 है, यहाँ पे एक एलिमेंट के दो इमेज है, या फिर 2 एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये मैपिंग में पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैपिंग नहीं हो सकती। ये छोटे सा टॉपिक था, आगे एक और टॉपिक है, एक डेफिनेशन, उसी के साथ मैं एग्जांपल्स बता दी जाऊंगी। 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन क्या होता है 1 to 1, इफ ईच एलिमेंट, ये आपको याद नहीं करना, या सिर्फ आपके समझाने के लिए है, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब ए सेट के का हर एक एलिमेंट ऑफ अ फंक्शन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन। कैसे? सपोज कीजिए यहाँ पे ए है, दूसरा सेट है बी, सेट जो ए है उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4, ए का सपोज कीजिए जो रिलेशन है वो 1 के साथ है, जो बी का रिलेशन है वो 4 के साथ है, सी का रिलेशन 2 के साथ है, डी का रिलेशन 3 के साथ है। ए का एक डिस्टिंक्ट इमेज 1 है, एक ही इमेज है, दो इमेज नहीं है। जो बी है उसका भी एक ही इमेज है 4, सी का भी एक ही इमेज है 2, डी का भी एक ही इमेज है 3।
ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा ना हो b का इमेज 2 भी है, b का इमेज 4 भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही इमेज होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, 1-to-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताऊं, सपोज कीजिए f(x) = 3x - 5 है। ओके, अब अगर f1 मैं पुट करूंगी तो x की जगह 1 पुट कर रही हूँ, 3 × 1 - 5 -2 आंसर है। अगर मैं इसका सिर्फ नेगेटिव ले लूं तो उसका आंसर -3 - 5 -8। 1 ले रही हूं तो मेरे पास उसका इमेज आ रहा है -2, -1 ले रही हूं तो उसका मेरे पास इमेज -8 आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर फंक्शन 1 ले लिया है मैंने, वैल्यू x की 1 ली है तो उसका -2 आंसर आ रहा है, उसका इमेज -2 है। अगर -1 ले रही हूँ तो उसका भी इमेज -2 है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होता। 1-1 फंक्शन क्यों है? 1 का इमेज -2, -1 का इमेज -2 नहीं है, कोई और है, -8 है। नेक्स्ट इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है? मैनी वैल्यूज का एक ही रिलेशन, मैनी वैल्यूज का एक इमेज। कैसे? जैसे कि यहाँ पे है ABCD, यहाँ पे एलिमेंट है 1 और 2। तो अगर A का रिलेशन, जो A का इमेज है वो 1 है, B का इमेज 2 है, C का इमेज भी 2 है, D का इमेज 1 है, तो A का इमेज 1 है, ठीक है, एक ही है। लेकिन यहाँ पे कितने सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एक इमेज है? A है क्या, A हो गया, D हो गया। अब इन दोनों का इमेज एक है। मैनी फंक्शंस, मैनी एलिमेंट्स का इमेज 1 है। 1 मतलब एक है। यहाँ पे B और C ले लीजिए, B और C का इमेज क्या है? एक है। मैनी एलिमेंट्स B एंड C, दोनों एलिमेंट्स का एक ही इमेज कितना है? 2। तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं मैनी वन फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल f(x) = x² + 1। अब यहाँ पे भी मैं वही वैल्यू अप्लाई करूंगी। f(1) क्या होगा? 1² + 1 मतलब कि 2। अगर मैं इसमें माइनस साइन ले लूँ तो क्या आ जाएगा? -1² + 1, वो भी आ गया 2। 1 लिया तब भी वही इमेज, -1 लिया तब भी वही इमेज। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं मैनी वन फंक्शंस। नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या होता है? इफ ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैज at least one pre-image in domain। ये क्या? अब ये ऑन टू कैसे चेक करें? जैसे कि एक है सेट ABCD, इसमें है 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो 1 है, ध्यान हमें इस कोडोमेन का रखना है। जो 1 है, 1 का कोई ना कोई प्री इमेज इसमें होना चाहिए। जैसे कि 1 का इमेज सपोज कीजिए इसका रिलेशन इसके साथ है, B का रिलेशन 2 के साथ है, C का रिलेशन यहाँ पे वो भी 2 के साथ है, D का रिलेशन 3 के साथ है, 4 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है। तो ऐसे केसेस में 1 का कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। 1 का जो इमेज है वो डोमेन में A है, 2 किसका इमेज है? B का, 2 किसका इमेज है? C का, 3 किसका इमेज है? D का, 4 किसका इमेज है? किसी का भी नहीं, छूटा गया है 4। लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए, कोई ना कोई प्री इमेज इन सभी का होना चाहिए। ऐसे को बोलते हैं, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट इनटू फंक्शंस, या फिर मैं बोलूँ बाइजेक्शन, 1 to 1 एंड ऑन टू बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब है, बाई का मतलब 2-2। कौन कौन सी 2 कंडीशंस? 1-1 भी होना चाहिए, उसके साथ साथ ऑन टू भी होना चाहिए। 1-1 कैसे? 1-1 का मतलब क्या है? एक ही इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का 2-2 इमेज है। ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, अब सी का रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन भी इसके साथ। तो ऐसे फंक्शंस जो हैं जिनमें एक ही रिलेशन है, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिखना था,
एक ही रिलेशन है, एक एक डिस्टिंक्ट रिलेशन है, एक एक डिस्टिंक्ट इमेज है, तो ये तो हो गया वन वन फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कोई ना कोई प्री इमेज भी होना चाहिए, तो ऑन टू भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, ये क्या है एक्चुअल में बाइसेक्शन। ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको बाइसेक्शन प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो आपको खुद से ही पता होना चाहिए कि बाइसेक्शन का मतलब क्या है। उसमें वन वन कंडीशन और ऑन टू कंडीशन चेक करनी है। ओके, अब ये तो था आपको इजी समझने के लिए। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको ऐसे नहीं आएंगे, वो थ्योरेटिकली आएंगे। कैसे आएंगे? लेट एफ नेचुरल टू नेचुरल, मतलब कि डोमेन में भी नेचुरल नंबर और कोड में, मतलब कि जो उसका इमेज है उसमें भी सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 5, ये कंडीशन लगानी है। प्रूव दैट एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू। आपको प्रूव करना है कि वो वन वन है और ऑन टू नहीं है, दोनों कंडीशंस प्रूव करनी है। आपको क्या करना पड़ेगा? लेट एम एन बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। तो एफ का जो इमेज है वो एम, एन का इमेज एम होना चाहिए। तो इसका रिलेशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है? एन प्लस 5। तो ऐसे ही इसका रिलेशन क्या होगा? एम की जगह, एन की जगह एम लिख दे, एम प्लस 5। 5 5 कैंसल, एन इज इक्वल टू एम। ये दोनों जो नेचुरल नंबर हैं दोनों का इमेज, इसका इमेज इसमें पड़ा है, मतलब कि दोनों इक्वल आ गए। वन वन में हमें क्या प्रूव करना था? दो फंक्शंस लीजिए, दोनों में जो गिवन कंडीशन है वो अप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट जिसे हमने लेट करा है वो दोनों इक्वल प्रूव होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई लेट कर रही हूँ तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इट इज वन वन। अब अगर मैं बात करूं, कोई वन है, बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन, एन को बिलोंग करता है, लेकिन इससे जो एफ है वो ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जो वन है उसका प्री इमेज फंक्शन इसमें नहीं होगा। वन जो नेचुरल नंबर है इसका प्री इमेज जो है वो उसके डोमेन में नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ इज इक्वल्स टू इंटीजर टू इंटीजर। अब नेचुरल की बजाय इंटीजर टू इंटीजर है, अप्लाई करनी है वही कंडीशन। प्रूव अप करें फंक्शन एफ जो है वो वन वन है और ऑन टू है, दोनों ही प्रूव करने हैं। वन वन प्रूव कैसे करें? लेट एम कॉमा एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एम, सेम वही, ये कंडीशन अप्लाई करें। n प्लस 5 इज इक्वल टू m प्लस 5, 5 5 कैंसल, n इज इक्वल टू m, ये हो गया वन वन। अब इसमें मुझे क्या प्रूव करना है? ये तो हो गया वन वन। वन वन के बाद मुझे प्रूव करना है ऑन टू। अब इसके लिए मैं करूंगी लेट z, स्मॉल z है जो किसी इंटीजर सेट को बिलोंग करता है, तो f ऑफ, अगर मैं उस z में से 5 माइनस भी कर दूं, जो यहाँ पे कंडीशन है n प्लस 5, अगर मैं 5 माइनस भी कर दूं तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो भी कोई ना कोई इंटीजर तो होगा, चाहे वो नेगेटिव आए तो वो इंटीजर तो होगा। इसका मतलब अगर वो इंटीजर है इसका मतलब क्या है? वो ऑन टू है, कोई ना कोई इमेज पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? बाइजेक्टिव। वन वन भी है, ऑन टू भी है, ये दोनों क्या है? पूरा सेट क्या है? पूरा रिलेशन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट इज इनवर्स इमेज। इनवर्स फाइंड करना है, कैसे? लेट ए बी दो सेट्स हैं, फंक्शन क्या है? ए टू बी एक फंक्शन है। फॉर एनी सबसेट, सपोज कीजिए स्मॉल एस एक सबसेट है, किसका सबसेट है? बी का। देन इनवर्स of subset S under F is the set। क्या है? क्या ये कंडीशन क्या बोली गई है? सपोज एक दो हमारे पास सेट हैं, वो एक S सेट को बिलोंग करते हैं और ये फंक्शन क्या है? A टू B। फॉर एनी सबसेट S जो है कोई सबसेट है, किसका सबसेट है? वो किसी B सेट का, इन दोनों में से एक सेट का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर इन्वर्स फाइंड करना होगा, वो इन्वर्स का जो आंसर आएगा वो भी उसी फंक्शन में इंक्लूड होना चाहिए।
अगर अब वो इन्वर्स क्या है, इन्वर्स इमेज फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए अगर आपको कंडीशन याद हो वो में लिखते हैं f-1, इन्वर्स को -1 के साथ लिखते हैं। किसका हमें पता करना है, सबसेट का, इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है, सच दैट अगर f ऑफ फंक्शन a यूज करें तो वो बिलोंग करना चाहिए उस सबसेट को। इनवर्स ऑफ सबसेट तभी फाइंड होगा अगर कोई एलिमेंट उस a सेट को बिलोंग करता है, इसे बिलोंग करता है, तो उसका फंक्शन भी उस सबसेट को बिलोंग करना चाहिए। ये भी अगर समझ नहीं आया है, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कैसे? फर्स्ट न्यूमेरिकल, जैसे कि हमें इनवर्स फाइंड करना हो, f ऑफ x हमें गिवन है 7x-4, इसका हमें फाइंड करना है इनवर्स। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख लीजिए, ठीक है। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 7x-4y, ये लिख लीजिए। मतलब सबसे पहले आपको लिखना है f(x) इज इक्वल टू y, उसके बाद आपको f(x) की वैल्यू लिख देनी है, y को एज इट इज लिख देना है। उसके बाद x की जगह y की जगह आपको x लिखना है, इनवर्स कर देना, फ्लिप कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7y-4 इज इक्वल टू x आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, y की। y जो भी आएगा वो आप लिख देंगे x+4 और y आ गया x+4/7। दिस इज द इमेज इनवर्स। कैसे करा? 3 स्टेप याद रखें। f(x) इज इक्वल टू y लिख दीजिए, ये लिखने का ट्रिक है। f(x) इज इक्वल टू y लिख दीजिए। उसके बाद फंक्शन जो है उसे एज इट इज लिख दें, y को एज इट इज उतार दें, x की जगह y की जगह x लिख दें। ये अगला स्टेप हो गया। उसके बाद ये जो कंडीशन आपने बनाई है फ्लिप करके, उसमें से y की वैल्यू फाइंड कर लें। जो भी y आएगा वो उसका इनवर्स इमेज होगा। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, y क्या है, x+4/7, ये क्या है एक्चुअल में, f ऑफ इनवर्स, f इनवर्स x इज इक्वल टू x+4/7। अगर मैं आपको दूसरी डायग्राम के थ्रू समझाऊं, अगर आप सपोज करें एक फंक्शन है जिसमें डोमेन है ABC और रेंज है 1 2 3, तो a का रिलेशन है 3 और b का रिलेशन है 1, c का रिलेशन है 2। अब अगर मैं बोलूँ इसका इन्वर्स फाइंड करें तो इन्वर्स क्या होगा, 1 2 3 इस तरफ, a b c आ जाएंगे इस तरफ, फ्लिप कर देंगे एलिमेंट्स। तो 1, अब जो क्या था, अब b का इमेज 1 था, अब क्या हो गया, अब 1 का इमेज b है, उल्टा। अब जो था 2 किसका इमेज था, c का, अब 2 इमेज था, अब इसकी बजाय c इमेज होगा, किसका, 2 का। a का इमेज 3 था, अब a इज द इमेज ऑफ 3, मतलब a जैसे कि डोमेन था और जो 3 था वो इमेज था। इनवर्स में क्या आ जाएगा, 3 डोमेन बन जाएगा और a क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। उल्टा हो गया, जो डोमेन था वो इमेज, जो इमेज था वो डोमेन बन गया। इमेज का डोमेन, डोमेन का इमेज। एक्चुअल में हमें ये करना है, लेकिन क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगी, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया कि कैसे हमें लिखना कैसे है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आपको और इजी समझ आ जाएगा। इनवर्स फाइंड करना है 3x+5 का। पहला स्टेप क्या करोगे, आप लिखोगे f(x) इज इक्वल टू y। f(x) में आप f(x) की वैल्यू लिख देंगे, फिर आप फ्लिप कर देंगे, फिर आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये क्या हो गया, इमेज। एक और f(x) इज इक्वल टू 5x-2। पहले क्या लिखोगे, f(x) इज इक्वल टू y, फिर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर आपने फ्लिप करना है, फिर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो गया इमेज, हो गया, समझ आया। उसके बाद करते हैं कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक, इसमें मैं आपको डेफिनेशन वगैरह जो मैं बता देती हूँ, आपको उसका याद नहीं करना है, सिर्फ उसे समझना है। न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको एक बार डेफिनेशन आ जाए, समझ आ जाए कि एक्चुअल में है क्या कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है एफ, ए से लेकर बी तक जा रहा है, एक और फंक्शन है जी जो सी से लेकर डी तक जा रहा है, दो फंक्शंस हैं ए से बी, सी से डी, ऐसे दो फंक्शंस, एंड इफ रेंज ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ सी, इस एफ फंक्शन का जो रेंज होगा वो सी सेट का सबसेट होगा, देन क्या होगा, देयर इज एक जी फंक्शन एंड एफ, ये दोनों क्या होंगे, कॉम्बिनेशन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इट यील्ड न्यू फंक्शन, वो होगा एच, नया फंक्शन बन जाएगा। अगर एफ फंक्शन है ए से बी तक, जी फंक्शन है सी से डी तक, अब एक कंडीशन है कि अगर ए जो इस फंक्शन का जो रेंज है वो इस सी का सबसेट होगा, देन इन दोनों को अगर कंबाइन भी कर दिया जाएगा तो एक नया सेट बन के आएगा। अगर वो नया सेट एच है तो इसमें क्या होगा, एच कैसे डिफाइन किया जाएगा, ए टू डी। एफ और जी का अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो बी सी उसमें से खत्म हो जाएंगे, डायरेक्ट ए टू डी आ जाएगा नया सेट बन के। F is A to B, J is C to D, then नया function of combination of F and G is give rise to A to D। अब इसे कैसे करोगे, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या, H of X is equals to G of F of X। एच एक्स जो नया बना है वो कैसे बना है, G जो है इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और F किसका फंक्शन है, X का, मतलब कि डबल डबल आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको एफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको जी सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी आपको सॉल्व करना है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है। कैसे आना है, कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, लेट एफ इज अ फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमें गिवन है एक्स प्लस वन, दोनों फंक्शन गिवन है। पूछा गया है फाइंड फॉग, मतलब फॉग हम वैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एफ, दोनों फाइंड करने हैं। एफ ऑफ जी, दूसरा है जी ऑफ एफ, कैसे अप्लाई करते हैं। अब एफ ऑफ जी में कैसे इसे लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जो पहले लिखा गया है एफ उसे लिखते, ऑफ का मतलब है ब्रैकेट, जी है, जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स लिख दीजिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी। एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू, पहले जो फंक्शन है उसे पहले लिख दें, ऑफ की जगह ब्रैकेट डाल दें, जी उसके बाद लिख दें ब्रैकेट में, बट जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। अगर जी इज अ फंक्शन ऑफ वाई होता तो मैं यहाँ पे वाई लिख देती। ऐसे ही इस पे अप्लाई करें, पहले क्या लिखा हुआ है जी, जी लिख दें, ऑफ की जगह ब्रैकेट, उसके बाद एफ, बट एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, एफ एज इट इज उतार दें, जी एक्स की वैल्यू क्या है वो लिख दें एक्स प्लस वन। अब एफ जो है इट वुड बिकम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स प्लस वन का फंक्शन बन गया है। क्या था क्वेश्चन में, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, बट कॉम्पोजिशन लगाने के बाद बन गया एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इस फंक्शन में जहां पे भी x है उसकी जगह हमें क्या लिखना है, उसकी वैल्यू में x प्लस वन लिखना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर है, जहां पे x था वहां पे x स्क्वायर है, अब जहां पे x प्लस वन होगा वहां पे क्या होगा x प्लस वन का स्क्वायर, जहां पे x था x का इमेज क्या था x स्क्वायर, तो x प्लस वन का इमेज क्या होगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दें, चाहे एज इट इज लिख दें, आपकी मर्जी। इसके बाद यहाँ पे आइए,
जी एफ एक्स की वैल्यू लिख दें, वो क्या है एक्स स्क्वायर। जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। जहां पे भी इस फंक्शन में जी है ना तो जी में ही देखेंगे, तो जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब जहां पे भी एक्स है वहां पे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। ये आ गया आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल्स टू 8x प्लस 1, एफ ऑफ जी फाइंड करें, जी ऑफ एफ फाइंड करें। डेफिनेशन क्या है, पहले एफ लिखा हुआ है तो एफ लिख दिया, ऑफ की जगह ब्रैकेट लिख दिया, जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे डेफिनेशन लिखें, जी पहले है तो जी पहले लिख दिया, ऑफ का ब्रैकेट डाल दिया, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है, जी एक्स की वैल्यू क्या है 8x प्लस 1, 8x प्लस 1। अब f में जहां भी x होगा उसकी जगह लिखना होगा हमें 8x प्लस 1। क्या है एक्स स्क्वायर है, x की जगह हमें क्या लिखना है 8x प्लस 1, बाकी सारे ऑपरेशन हमें सेम लिखना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, क्यूब है तो क्यूब डाल दो। इसे आगे आगे आप सॉल्व कर लें। इसके बाद यहाँ पे g एज इट इज, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। जी में जहां पे भी x आएगा वहां पे हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है एक्स स्क्वायर। बस इतना सा चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जी एक्स भी गिवन है हमारे पास 6x प्लस 5, एच एक्स हमारे पास -9x माइनस 11, हमें फाइंड करना है जी ऑफ एच एक्स। अब जी ऑफ एच एक्स क्या होता है, कैसे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जी ऑफ का लिखेंगे ब्रैकेट, एच को लिख देंगे एच एक्स। अप्लाई कैसे करेंगे, जी एज इट इज, एच एक्स में एच एक्स की वैल्यू लिख दें, ये रही वैल्यू। उसके बाद जी में जहां पे भी एक्स होगा वहां पे ये सारी ब्रैकेट लिखनी होगी। जी में क्या है -6, एक्स की जगह क्या लिखना है हमें, ये पूरी ब्रैकेट प्लस 5। आंसर आप सॉल्व कर दें, 54x प्लस 66 प्लस 5, 54x प्लस 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2, जी एक्स है हमारे पास 3x माइनस 7। तो फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी की सबसे पहले डेफिनेशन लगाएं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले हम एफ एज इट इज लिख देंगे, जी एक्स में जी एक्स की वैल्यू लिख देंगे 3x माइनस 7। एफ एक्स में जहां पे भी एक्स होगा वहां पे हमें ये ब्रैकेट लिखनी होगी। ये है एफ एक्स, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा, -4 एज इट इज, फिर से एक्स आ गया, एक्स की बजाय 3x माइनस 7 लिखना है, उसके बाद +2। अब इसे आपको सिंपली सॉल्व करेंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे कुछ डेफिनेशंस हैं, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। एक और आखिरी मैं न्यूमेरिकल कर लेती हूँ, वो है एफ एक्स आपको गिवन है 2x माइनस 5 रूट, 2x माइनस 5 रूट, जी एक्स हमारे पास है एफ एक्स स्क्वायर -3। फाइंड आपको करना है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 5 रूट, जी का वैल्यू क्या है एफ एक्स स्क्वायर -3, एफ एज इट इज, एक्स में इसकी वैल्यू लिखें, और इसका ऊपर क्या है स्क्वायर -3, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, एफ 2x माइनस 5 -3, इसे सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व कैसे करना है।
तो आज हमने जो सीखा है वो क्या क्या था। सबसे पहले हमने सीखा कि सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें सीखा था कि सेट क्या होता है। सेट सीखा, उसके बाद हमने उस पे यूनियन और हमने लगाया इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन लगाया। फिर हमने सबसेट के क्वेश्चंस कुछ किए थे, कुछ शो करने थे। उसके बाद हमने करे थे एक सेट हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट 5। उसके बाद हमने करा था रिलेशन में क्या करा था, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्योंकि आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा तो मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही मैंने सीधा न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए। तो इसके बाद हमने किया था इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 कंडीशन थी, एक रिफ्लेक्सिव करनी थी, एक सिमेट्रिक करनी थी, एक ट्रांसिटिव करनी थी। उसके लिए न्यूमेरिकल सीखे थे, प्रैक्टिस करे थे। उसके बाद हमने सीखा था फंक्शन में क्या था 1 1 ऑन टू, इंजेक्टिव बाइजेक्शन, मैनी टू 1। तो ऐसे फंक्शन सीखे थे। उसके बाद हमने सीखा था कॉम्पोजिट, जिसमें क्या आ जाता है कॉम्पोजिट में एक तो आ जाता है g ऑफ f, f ऑफ g। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, या फिर g ऑफ h आता है या फिर h ऑफ g। ऐसे आपको सॉल्व करने होते हैं, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी हैं, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। आपको एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको दोबारा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप पेपर में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, इतने ईजी क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आई है, आपको वीडियो हेल्पफुल रही है। तो इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। और कुछ सजेशन हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।